नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं स्पेशल सीरीज मोदी एक महानायक का आखिरी एपिसोड ग्लोबल लीडर। जब किसी देश की हैसियत दुनिया में उसकी अहमियत बढ़ती है तो उसके नेता को ना कहने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत कैसे एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरा है, उसको आज कुछ घटनाओं के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। इन घटनाओं को जब आप जोड़ कर देखेंगे तो भारत और नरेंद्र मोदी की एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आएगी। पहली तस्वीर अब आपके सामने है। ये गाड़ियां जो आप स्क्रीन पर दिख रही हैं, युद्ध के इलाके से भारतीय बच्चों को लेकर निकल रही हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए ग्रीन चैनल तैयार किया गया। रूस और यूक्रेन दोनों देशों की सेनाओं ने अपने अपने हथियार रख दिए। जब तक भारतीय बच्चे नहीं निकल जाते तब तक कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, ये तय हो गया। कई दिनों से खाने पीने और ठिकाने के लाले जिन बच्चों को पड़े हुए थे, उनके चेहरों पर सुकून लौट आई। घर लौट रहे हैं। अब किसी मिसाइल या बम के हमले में जान नहीं जाएगी, ये यकीन हो चला है। दुनिया के इतिहास में ऐसी तस्वीर पहली बार दिखी कि दो देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान किसी तीसरे देश के नागरिक को बाहर निकालने के लिए युद्ध रोक दिया गया हो। वह भी 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 20,000 लोग, ज़्यादातर यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्र। यूक्रेन से बाहर निकलते ही भारत के केंद्रीय मंत्री अपने बच्चों की अगवानी के लिए और उनकी सुरक्षित वतन वापसी के लिए इंतजाम में खड़े थे, लगे हुए थे। कि सब लोगों का हम लोगों ने देखा कि क्या सिचुएशन है, पर द वे इंडिया ने जैसे हम लोगों को बुलाया, विद इन लाइक 45 मिनट्स हम लोग को हॉस्टल से कॉल आया था कि चलो रेडी हो जाओ, और बहुत कम टाइम में हम इधर आ गए। लाइक जर्नी लॉन्ग थी, पर फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ टाइम टू टाइम प्रॉपरली मैनेज करके हम लोगों को इधर लाया है। सो वी आर लाइक फील सो प्राउड। हमसे कोई चार्ज नहीं ली गया भाई कि आई प्राउड टू बी एन इंडियन, बिकॉज हमारी बसेस के ऊपर इंडियन फ्लैग्स थे, जिसकी वजह से हमें किसी भी ट्रैफिक में रुकना नहीं पड़ा। हमारी बसेस साइड से निकली है, रॉन्ग वे से या कहीं से भी, बट हमारी बसेस जल्द से जल्द हमें रोमेनिया के अंदर लेके आई और फिर रोमेनिया से हम यहाँ पर आए। देश में हवाई अड्डों पर भी मोदी सरकार के मंत्री बच्चों की सकुशल वापसी पर खिले चेहरे लेकर उनसे मिलते और घर तक उनको भेजने का इंतजाम करते दिखे। ये तस्वीर दुनिया के तमाम देशों में भारत की एक अलग छवि गढ़ रही थी। एक देश जिसने अपने बच्चों की खातिर युद्ध रुकवा दिया, 20,000 जैसी बड़ी तादाद में उनको युद्ध क्षेत्र से निकालकर सकुशल घर भेज दिया। एक बेहद मुश्किल काम अगर हुआ तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। मोदी जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इस बात के लिए राजी कर ले गए कि युद्ध अगर आप लोग रोक नहीं सकते तो कम से कम मेरे बच्चों के सुरक्षित निकलने तक इसे आप रोक लीजिए, और ऐसा हुआ भी। तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ़्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया, और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुँचा देंगे। सर 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे, और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं।
बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, शराब पे। और सर सबसे ज़्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने बच्चों को बुलाया था ये जानने के लिए कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यूक्रेन में हालात कैसे हैं, वगैरह वगैरह। और सारे के सारे 20,000 बच्चे यूक्रेन से युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित निकल गए। बच्चे प्रधानमंत्री को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन जानते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो भारत नहीं आ सकते थे, प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते थे, मगर वे भी नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। कारण ये था कि उनकी जान भी मोदी के कारण ही बची थी। ये बच्चे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के थे जो भारतीय काफिले के साथ यूक्रेन से बाहर निकल गए। तिरंगा उनके लिए भी कवच बन गया था। एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट की यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है, कोई इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की। वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया। यूक्रेन के संकट से मैं आपको अब पिछले साल सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए एससीओ समिट की तरफ लेकर चलना चाहता हूं। जब मोदी पुतिन से मिले तो उन्होंने पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का धन्यवाद किया कि दोनों ने भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए सहयोग किया। मगर इस मंच पर पुतिन को मोदी ने जो कहा उसकी चर्चा दुनिया में काफ़ी हुई। मोदी ने कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है, ठीक पुतिन के सामने पुतिन से, बल्कि आज दुनिया की बड़ी चिंताएं फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल की सुरक्षा को लेकर है। मोदी शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिनमें पुतिन के मुंह पर यह कहने का मादा है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। मोदी की चिंता को रूसी राष्ट्रपति ने गंभीरता से लिया और पुतिन ने उनके सामने अपना पक्ष खुलकर रखा। Your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating. आप मोदी की हैसियत यानी कि भारत की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने शीर्षक दिया इस खबर का, पुतिन ने मोदी को भरोसा दिया यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सब कुछ करेंगे। तास ने लिखा। द मॉस्को टाइम्स ने, जो वहाँ का बड़ा अखबार है, उसने इस खबर को प्राथमिकता दी और लिखा कि भारतीय पीएम मोदी ने पुतिन से कहा अब युद्ध का समय नहीं है। अब देखिए कि भारत रूस का मित्र देश है और पुतिन मोदी के आपसी रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। बावजूद इसके मोदी ने शांति और सह-अस्तित्व की भारत की नीति से तनिक भी समझौता नहीं किया। अलबत्ता पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी देनी शुरू की तो भारत ने अपना स्टैंड बहुत साफ कर दिया और मोदी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताई। इसका असर देखिए क्या हुआ। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख बिल बर्न्स ने दिसंबर 2022 के तीसरे हफ्ते में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूस के फैसले पर असर पड़ रहा है। बर्न्स के मुताबिक पीएम मोदी ने बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई और मुझे लगता है कि यह पुतिन का मन बदलने में कामयाब रही है। CIA प्रमुख के बयान के बाद करीब हफ्ते भर के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और G20 की अध्यक्षता संभालने की बधाई देने के बहाने ये कहने की कोशिश की कि अब आपके हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी आई है।
आप चाहें तो शांति का रास्ता निकाल सकते हैं। भारत पर मैं बहुत यकीन कर रहा हूं। ये ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर कही। उनका पूरा का पूरा ट्वीट और टेक्स्ट आप देख रहे हैं। देखो, ये तो सच्चाई है कि भारत रूस और यूक्रेन की लड़ाई में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है और वो एक प्रकार से यकीन कर सकता है कि आपस में बातचीत हो, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आज टॉलेस्ट लीडर बन के उभरे हैं पूरे वर्ल्ड में। उनका जो दर्जा जो बाइडन जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उससे भी ऊपर है। और भारत के अभी जो रिलेशनशिप हैं अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, रूस के साथ भी अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं कि यह लड़ाई बंद हो सकती है। जिस G20 की अध्यक्षता संभालने की बधाई देने के बहाने ज़ेलेंस्की ने अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद मोदी से जताई, उस G20 की बात मैं आपसे बाद में करूंगा। यहाँ 2-3 बातें एक साथ रखना ज़रूरी है। आपने देखा कि मोदी और पुतिन अच्छे मित्र के बावजूद दोनों ने उनके मुंह पर यह कहा कि युद्ध का समय नहीं है। पुतिन ने कहा, हम युद्ध खत्म करने के लिए सब कुछ करेंगे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के चीफ ने कहा कि पुतिन परमाणु हमले का फैसला मोदी के चलते बदल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मोदी से कहा कि आप कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रूस जैसा दोस्त मोदी की सुन रहा है और अमेरिका यूक्रेन जैसे रूस के दुश्मन देश भी मोदी पर यकीन कर रहे हैं। यह स्थिति आज की तारीख में दुनिया के किसी और नेता की नहीं है। भारत अमेरिका के साथ सैन्य संगठन क्वाड का मेंबर है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। शर्त यह है कि अगर चारों देशों में से किसी पर हमला हुआ तो सब मिलकर लड़ेंगे। मगर यूक्रेन युद्ध में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे रूस से भारत ने तेल का आयात बढ़ा दिया। रूस ने रियायती दाम पर तेल देना शुरू किया और भारत ने 20 गुना ज़्यादा आयात बढ़ाया, क्योंकि रूस को आर्थिक मदद की ज़रूरत थी और भारत को कम दाम पर तेल मिल रहा था। आंकड़ा कहता है कि 2022 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत ने रूस से महज 38,000 बैरल रोज़ तेल खरीदे। लेकिन उसी दरमियान यानी कि अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच में भारत ने रोज़ाना 8 लाख बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदा। देश को जब अपनी ताकत का अंदाज़ा होता है तो उसका तेवर भी बदल जाता है। यूरोपियन यूनियन के मंच पर जब रूस से तेल खरीदने का सवाल विदेश मंत्री एस जयशंकर से किया गया और कहा गया कि भारत दरअसल युद्ध को फंड कर रहा है, तो उन्होंने ऐसी खरी खरी सुनाई कि समूचे यूरोपियन यूनियन को जैसे सांप सूंघ गया। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मगर कोई दबाव नहीं। रूस दोस्त, लेकिन सही बात सीधे मुंह पर। इस भारत पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान फिदा हो गए थे। वो अपनी सरकार को हटाए जाने के खिलाफ जो अभियान चला रहे थे, उसमें भारत की कहानी बार बार सुनाया करते थे। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा? ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क।
ये वही इमरान खान हैं जो दुनिया भर में इस बात पर बवाल काट रखे थे कि भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया और कोई भी देश उनका साथ नहीं दे रहा है। आप ये समझिए कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे ताकतवर मुस्लिम देश भी चुप रहे। ये देश की ताकत होती है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे पड़ोसी देश भी भारत के साथ खड़े रहे। अमेरिका, रूस जैसे ताकतवर देश भारत के पक्ष में। पाकिस्तान छटपटा कर रह गया, मगर तुर्की और मलेशिया को छोड़कर कोई साथ नहीं आया। अगले ही महीने संयुक्त राष्ट्र में मोदी ने आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान को चेता भी दिया। उनकी आवाज़ में 2016 में पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के कारण गूंज रहे थे और आगे भी आतंकवाद से लड़ने का भारत का मजबूत संकल्प ध्वनित हो रहा था। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। 77वीं महासभा में भी यूक्रेन और रूस का मुद्दा छाया रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 20 सितंबर जो गुजरा यूनाइटेड नेशंस की आम सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने बिल्कुल सही कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं है। ये मैक्रो ने कहा था जो राष्ट्रपति की हैसियत रखते हैं। पीएम मोदी का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के सामने बिल्कुल सही बात कही थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पश्चिम के खिलाफ प्रतिशोध और उसका विरोध करने का ही नहीं, यह समय हम सब मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, इस तरह का माहौल तैयार करने की कोशिश की गई। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और यूएन की आम सभा में राष्ट्रपति मैक्रो की ओर से पीएम मोदी की तारीफ में नाम लेना एक अहम घटना थी। इससे जाहिर होता है कि मोदी की अगुवाई वाले भारत अब वैश्विक मंच पर भारत को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। यूएनजीए में भारत का नाम कई देशों ने लिया। उस वक्त के ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस भी यूएनजीए में भारत का नाम ले चुकी हैं और कहा था कि ब्रिटेन भारत से अपने संबंध को मजबूत कर रहा है। दुनिया की एक जानी मानी अमेरिकी सर्वे एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट। उसका ताज़ा सर्वे कहता है कि पीएम मोदी 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व नेताओं की लिस्ट में टॉप पर है। इस लिहाज से उनके पास आंकड़ा आपके सामने है, कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता। दूसरे नंबर पर मौजूद मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रूस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर हैं, जिन्हें 66% रेटिंग मिली। 22 देशों के नेताओं की रेटिंग में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज हैं, जिन्हें 60% रेटिंग मिली। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 42% रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 39% रेटिंग के साथ 9वें नंबर पर है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 32% रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो बाकी तमाम नेता नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे दिखते हैं। ये नरेंद्र मोदी की हैसियत और उनका कद है दुनिया में। मोटी बात यह कि दुनिया के नेताओं की जमात में मोदी की जो जगह बनी है, उसने भारत की ताकत और इमेज को दुनिया में बहुत मजबूती से स्थापित किया है। इसी का नतीजा है कि तमाम देशों की तरफ से नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं। एक लिस्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि जैसे रेटिंग में आप मोदी को समझ रहे हैं, वैसे ही आप देखें कि दुनिया के किन किन देशों ने अपने यहाँ का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया है। 2016 में सऊदी अरब ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, अब्दुल अजीज सैश अवार्ड। उसी साल अफगानिस्तान ने
नागरिक सम्मान जो वहाँ का सर्वोच्च है, गाजी अमीर अमानुल्लाह खान से सम्मानित किया। इसी तरीके से फ़िलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन और यूएई ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा। इसी तरह रूस की तरफ से ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू अपोस्टल और अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट का खिताब नरेंद्र मोदी को दिया। ये पूरी फहरिस्त और कुछ नहीं, बस इस बात की गवाही है कि मोदी की साख और उनके प्रभाव दुनिया के हर कोने में दिखते हैं। इसलिए संकट के मौजूदा समय में मोदी ग्लोबल लीडर की बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। आज रशिया भी हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और अमेरिका भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। अमेरिका से भी हम उन चीज़ों को करते हैं वही चीज़ जो हमारे हित में है, और हम रशिया से भी वही कर रहे हैं जो हमारे हित में है। हम यूक्रेन के साथ में वही कर रहे हैं जो भारत में हित में। तो जेलेंस्की ने जो बात हुई है 26 तारीख को दिसंबर, ये जो 26 दिसंबर 2022 में उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उसमें बात हुई है, वर्चुअल बात हुई है, उसमें जेलेंस्की ये कहते हैं कि उनको भारत के ऊपर में नाउ आई काउंट ऑन इंडिया, उनका वर्ड है नाउ आई काउंट ऑन इंडिया, हम इंडिया पर ही निर्भर हैं और वही हमारे को विश्व की शांति की तरफ लेके जाएगा। मोदी के इतना बड़ा ग्लोबल लीडर बनने के साथ एक सवाल बार बार उठता है कि क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकेगा। भारत इसके लिए लंबे समय से लामबंदी कर रहा है और मोदी के नेतृत्व में इस तरफ प्लान्ड तरीके से काम हो रहा है। 10 सितंबर 2022 को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने वहां एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने भारत की दावेदारी के कारण बताए थे। उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था हैं, टेक्नोलॉजी का हब हैं और भारत पारंपरिक रूप से वैश्विक मामलों में लगातार सक्रिय रहा है। इन सब के आधार पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की योग्यता रखता है। जयशंकर के इस बयान के हफ्ते भर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में सुधारों का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में है। 2021 में सितंबर में जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की शिखर बैठक हुई थी, उस समय भी बाइडेन ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका का समर्थन दोहराया था। President Biden was very specific in stating that he felt that India should have a permanent seat in the UN Security Council. I think when you see the joint statement also, this would be reflected appropriately. Both sides felt that India and the US were natural partners based on democratic traditions. This was supposed to be a 1-hour meeting, but it went on to something like 90 minutes. The discussion obviously was very comprehensive and wide-ranging, as I said. In fact, President Biden said it should have been a 2-day exclusive India-US summit. In other words, we needed much more time to discuss the many areas of our very, very multifaceted, comprehensive, in-depth relationship that the two countries today. आज भारत दुनिया के ताकतवर 20 देशों के संगठन G20 का अध्यक्ष है। यह साल G20 भारत की सदारत में चलेगा। इस संगठन में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। ये वो देश हैं जिनके पास दुनिया की 2/3 आबादी है, दुनिया के 85% GDP है और कुल कारोबार का 75% इनके जरिए ही होता है। आपको इससे इस संगठन की ताकत का अंदाज़ा लग गया होगा। इस संगठन से उम्मीद की जाती है कि दुनिया को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने का रोड मैप तैयार करे और जो मौजूदा संकट चुनौतियां हैं उनसे पार पाने का रास्ता निकालें। दिसंबर के आखिरी दिनों में जब बाली में G20 की बैठक हुई जिसमें भारत को अगली कमान दी गई, उसमें मोदी का जलवा साफ दिख रहा था। ताकतवर देशों के नेताओं की मोदी के साथ केमिस्ट्री देखने लायक थी। यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत
और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। यह साल यानी कि 2023 में दुनिया की नज़र भारत पर खास तौर से रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता, उनकी निष्पक्षता और भारत जैसे बड़े देश का कद G20 की अध्यक्षता को कहीं अधिक प्रभावी और मायनेदार बनाएगा। यूक्रेन रूस युद्ध, पर्यावरण, आतंकवाद और दुनिया में विकास के समान सिद्धांत के सवालों पर मोदी नेतृत्व की नई ऊंचाइयों को स्थापित कर सकेंगे। सरकार के जरिए नरेंद्र मोदी की पूरी तस्वीर और उनकी भूमिका को समझने के लिए हमने 6 दिनों तक लगातार एक सीरीज चलाई, जिसका आखिरी एपिसोड आज आपने देखा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार।